स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी को लेकर 56 इंच का छोटा बंदर बोलने को लेकर हो गया जोरदार तरीके का विवाद। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने तहलका मचा दिया ऐसा नारा लगवाकर। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे दिन चर्चा कराने का दावा करते हुए ढोल पीटने वाले बीजेपी के मंत्रियों का कोई अता पता नहीं मिला। दोस्तों बताएंगे कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह आते हैं, राष्ट्रीय गीत बजवाया जाता है और उसके बाद तुरंत संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष ने क्या विवादित बयान दिया, इससे ज्यादा बीजेपी वालों को नरेंद्र मोदी से यह बुलवाना चाहिए कि 2004 में सोनिया गांधी को लेकर जर्सी गाय जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनका अपमान करने पर नरेंद्र मोदी कब माफी मांगेंगे, और ममता बनर्जी को लेकर ओ दीदी वाले शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर कब माफी मांगेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी को देश की महिला राजनेताओं से माफी मांगनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर संसद के सत्र का आज आखिरी दिन था दोस्तों, और सत्र की शुरुआत के साथ ही जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे थे, मंत्री बोल रहे थे, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की हम लोग चर्चा करवाएंगे और कम से कम अंतिम दिन तो चर्चा होगी। ऐसे में इन लोगों के बयान के हिसाब से आज संसद के अंदर मोदी और शाह दोनों का आना था और चर्चा होकर लास्ट में जाकर शाम को संसद की कार्रवाई समाप्त होने वाली थी, यानी मानसून का सत्र समाप्त होने वाला था दोस्तों। लेकिन मामला एकदम उल्टा था दोस्तों। अमित शाह और मोदी आते हैं, दोनों के दोनों अपना सर नीचे झुकाकर रखते हैं और इंडिया गठबंधन के भी सारे लोग मौजूद थे। इसके बाद स्पीकर आकर कहते हैं कि संसद की कार्रवाई को शुरू करते हैं और राष्ट्रीय गीत बजवाते हैं। फिर जनगण मन के साथ साथ वंदे मातरम गाने के लिए बोला गया दोस्तों। जैसे ही वंदे मातरम खत्म होता है वैसे ही स्पीकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी स्थगित कर दिया जाता है। जबकि संसद की कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब लोग मौजूद थे दोस्तों, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए हुए थे तो राहुल गांधी और विपक्ष के सारे नेता मौजूद थे। यानी ये जो लोग बोल रहे थे, खासकर जो भाजपा और गोदी मीडिया के लोग थे कि विपक्ष के लोग भाग रहे हैं, जवाब नहीं देना चाहते, तो उन लोगों को पता चलना चाहिए कि विपक्ष पहले से आकर बैठा हुआ था कि मोदी और शाह आए हैं तो आज चर्चा होगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि फिर से वही बीजेपी वालों का बयान 2014 का वादा निकला है, यानी 2 करोड़ रोजगार का वादा जो जुमला था, वही बीजेपी के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का दावा निकला कि शाह आकर अंतिम दिन जवाब देंगे दोस्तों। और इसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित होती उससे पहले एक बड़ा बवाल हुआ दोस्तों। बवाल यह हुआ कि 56 इंच का छोटा बंदर के नारे लग गए। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और मीडिया के कांग्रेस के प्रभारी पवन खेड़ा अपने पास एक बंदर लेकर आते हैं दोस्तों, यानी काले कलर का एक बंदर होता है, छोटा बंदर, और वो नारे लगाते हैं सारे सांसदों के बीच में कि 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर, और 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर के नारे जोर जोर से लगाए जा रहे थे। इस दौरान दोस्तों समाजवादी पार्टी के कई सारे सांसद, कांग्रेस के सांसद और शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत मौजूद थे दोस्तों। साथ साथ आरजेडी के संजय यादव भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही इंडिया गठबंधन के लगभग सारे पार्टी का एक एक सांसद यहाँ पर मौजूद है और ये नारे लगा रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर। तो ऐसे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा दोस्तों, लेकिन सबको पता है कि 56 इंच किस व्यक्ति से जोड़कर बताया जाता है और कौन सदन के अंदर नहीं आ रहा। यानी संसद में 2 व्यक्ति नहीं आ रहे, मोदी और शाह, जिसमें नरेंद्र मोदी को लेकर भाजपा और उसके आसपास के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, यानी नरेंद्र मोदी बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा 56 इंच का छोटा बंदर जल्दी आओ सदन के अंदर नारे लगा रहे हैं। तो 56 को अगर आप जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए 56 इंच का छोटा बंदर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी। छात्रों की बात को जोर शोर से उठाने वाले अभिनय मैथ बोलते हैं कि सरकार की आलोचना, प्रधानमंत्री से सवाल, संसद में उपस्थित रहने की मांग, ये सब लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। ये विपक्ष का अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के लिए बंदर शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं लगता है। व्यक्तिगत अपमान है प्रधानमंत्री का। राजनीति, विरोध और व्यक्ति के अपमान के बीच में एक लकीर वाली होनी चाहिए, यानी समझना चाहिए कि व्यक्तिगत आलोचना नहीं होनी चाहिए। विरोध तगड़ा करो, सवाल उसे भी तगड़ा पूछो, लेकिन शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करो जिसे कल खुद सुनने में बुरा ना लगे। कुल मिलाकर दोस्तों वो दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए पवन खेड़ा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को छोटा बंदर बोलकर संबोधित कर रहे हैं और इस बात की आलोचना कर रहे हैं अभिनय। ऐसे में दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अपशब्द है उन पर वो माफी क्यों नहीं मांगते। चाहे सोनिया गांधी जी को लेकर जर्सी गाय जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना हो, या फिर शशि थरूर की पत्नी को लेकर 15 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले शब्द का इस्तेमाल करना हो, सोनिया गांधी के बाद 15 साल मुख्यमंत्री रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर दीदी ओ दीदी शब्द का इस्तेमाल करना हो, तो प्रधानमंत्री ने देश के अंदर कई सारी महिला राजनेताओं का अपमान किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार आना चाहिए सबके सामने और बोलना चाहिए कि उन्होंने जितने भी अपशब्द या फिर महिलाओं के अपमान में भाषा बोली है, उस सब के लिए माफी मांगते हैं। तब जाकर प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों इस नारे के बारे में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें
देश का दुर्भाग्य यह है कि मॉनसून सत्र 2026 पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है, यानी धुल चुका है। ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र ऐसे ही वॉश आउट हो गया था, जिसका कारण व्यापम घोटाला हुआ था। जब नीट पेपर लीक के कारण ये सब वॉश आउट हुआ है, तो पिछले 11 साल में कुछ नहीं बदला है। कांग्रेस पार्टी महासचिव राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि कैसे 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र के दौरान ये पूरा बवाल हुआ था, और आप लोग जानते हैं कि व्यापम घोटाला किसकी सरकार से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। ऐसे में बीजेपी वाले शिक्षा के मामले को लेकर जवाब देने को तैयार नहीं होते दोस्तों। व्यापम घोटाला भी मेडिकल कॉलेज में धुएंधार तरीके से एक घोटाले का पूरा मामला था दोस्तों। फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्री खरीदने से जुड़ा हुआ पूरा मामला था। इसी के साथ में चलते एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें जयराम रमेश आगे कहते हैं कि इस मॉनसून सत्र में 4 बिल नहीं आ पाए, जो कि विपक्ष के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहला जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल था, जिसे लेकर दावा कर रहे थे कि पास करा लेंगे, लेकिन लाने की हिम्मत नहीं हुई। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल ये भी नहीं लेकर आ पाए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन 130वां जो संशोधन है भारत के संविधान का, वो लाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं ला पाए। और FCRA बिल यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल लाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी लाने में असफल रहे। हमारी एक और बड़ी उपलब्धि है कि बीजेपी ने 2/3 बहुमत के लिए बहुत कोशिश की, पार्टियों को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता इन लोगों को मिली नहीं। डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाया। यानी सोचिए दोस्तों कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया, शिवसेना UBT पार्टी को तोड़ा गया, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया। इतना कुछ करने के बाद भी ये बिल पास नहीं करवा पाए। तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जिन पार्टियों को इन्होंने तोड़ा है, उन पार्टियों के सांसद भी आप पूछेंगे सवाल कि आपने हमको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया, आपका जो उद्देश्य था वो तो पूरा हुआ नहीं, तो अब हमको मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर हिस्सेदारी की मांग की जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अगर 6 सांसद आए हैं, तो उनमें से 2 तो चाहेंगे कि उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए। ऐसे ही शिवसेना UBT के भी 6 एकनाथ शिंदे के साथ में गए हैं, तो वो भी मांग करेंगे। और इसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस जो NDA गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, और एक नई पार्टी बनाई गई NCPI नाम की पार्टी, तो अब वो पार्टी भी बीजेपी का समर्थन कर रही है। तो वो भी चाहेगी कि उसके पास अगर 17 सांसदों का समर्थन है, तो कम से कम 4 सांसदों को तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल की हिस्सेदारी की मांग भी बढ़ेगी। तो ऐसे में बीजेपी के अंदर जो विवाद है दोस्तों, वो और ज्यादा बढ़ेगा। देखने वाली बात यह है कि मानसून सत्र से लेकर जो अगला शीतकालीन सत्र है, उस बीच में क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी चढ़ने वाला है, और अगर यूपी में बीजेपी का विकेट गिराया गया, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोगों को तोड़ा है दोस्तों, ये सबके सब भागेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी नेत्री प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे एंटायर सेशन में, यानी जो संसद का मॉनसून सत्र था, उसमें कहीं भी मौजूद नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन ये अंतिम दिन आते हैं और केवल वंदे मातरम गाने के लिए आते हैं, वंदे मातरम गाते हैं, और उसके बाद संसद की कार्रवाई को खत्म कर दिया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग क्वेश्चन से भागते हैं, सवालों से भागते हैं। 20-25 दिन से सदन की कार्रवाई में एक बार भी नहीं आए। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या ये लोग लोकतंत्र की व्यवस्था का समर्थन करते हैं? ये सवाल मीडिया के सामने प्रियंका गांधी छोड़कर चली गई दोस्तों। साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति जो बीजेपी के नेताओं ने अपनी दूषित मानसिकता दिखाई है, ये उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान करेगा। बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी दलित समाज के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनकी रैली के बाद, रामलीला मैदान में भाषण के बाद, उनके कार्यक्रम के बाद बीजेपी के लोगों के द्वारा मैदान के शुद्धिकरण यानी रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूं और मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए रैली की रामलीला मैदान में जाकर, तो ये लोग मेरी रैली करवाने के बाद शुद्धिकरण करते हैं रामलीला मैदान का, जो साफ तौर पर दलित समाज के लोगों का अपमान है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये साफ तौर पर एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसी मानसिक बीमारी है, अस्पृश्यता, दलित समाज के प्रति हिंसा और भेदभाव, ये साफ तौर पर मनुवादी विचारधारा को दर्शाता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो दलित समाज से आते हैं, केवल इस बात के लिए शुद्धिकरण कराकर कहीं ना कहीं पूरे दलित समाज के लोगों का अपमान किया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा ने अपनी वास्तविक मानसिकता देश के सामने एक बार फिर से जग जाहिर कर दी है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी दलित समाज के व्यक्तियों को रुझाने के लिए पैर धोने की बातें करते हैं, यानी यूपी के चुनाव से पहले पैर धोने की बातें कर रहे थे, जिससे पता चलता है दोस्तों कि कैसे चुनाव आते ही भाजपा वाले दलित समाज के हित की बातें करने लगते हैं, और उससे पहले कैसी घृणात्मक मानसिकता है एक बड़े समाज वर्ग के प्रति। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत